दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बी एम मिश्र और अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी सियासत के घाव। रंगलाल को किसी अनहोनी की आशंका हुई, शायद इसका उन्हें इंतजार ही था। उन्होंने लुंगी कसी और कांधे पर तौलिया डालते हुए छकौड़ी लाल के बंगले की ओर चल पड़े। रंगलाल ने बंगले के एक नौकर से नंदू के बारे में पूछा तो उसने गौशाला की ओर इशारा किया। नंदू गौशाला में गोबर से सना बेहोश पड़ा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। शरीर पर जगह जगह लाठियों के निशान बर्बरता को भी शर्मिंदा कर रहे थे। तो आइए सुनते हैं सियासत के घिनौने चेहरे को उजागर करती ये कहानी। छकौड़ी लाल के बंगले से उठ रही हृदय विदारक चीखों से कोना कोना पसीज रहा था। ये चीखें इतनी चुभन भरी थीं कि बंगले की दीवारों को भेद कर मोहल्ले के कई और घरों तक पहुंच रही थीं। अथाह दर्द को समेटे इन चीखों को सुनकर गली से निकलते लोग थोड़ी देर के लिए छकौड़ी लाल के बंगले के सामने रुकते और फिर हाय राम कहकर निकल जाते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बंगले के अंदर जाकर पूछे कि आखिर हुआ क्या है। पूछना तो दूर, लोगों में ज्यादा देर तक बंगले के सामने खड़े रह पाने का भी साहस नहीं था। छकौड़ी लाल का बंगला था ना, अब तक शायद ही किसी ने हिम्मत की हो कि वो कुछ देर रुककर बंगले की ओर ढंग से निहार भी ले। बड़ा रिस्क का काम था ये। न जाने छकौड़ी लाल का कहर कब किस पर टूट पड़े। गली से लोग आ जा रहे थे। छकौड़ी लाल के बंगले से आ रही आवाजें कसाई खाने जैसा आभास करा रही थीं। मत मारो मालिक, अब दोबारा गलती नहीं होगी। ऐसी ही अनगिनत याचनाओं के बीच पटापट लाठी की आवाजें बंगले से ऐसे उठ रही थीं जैसे किसी जानवर को तड़पा तड़पा कर मौत की सजा दी जा रही हो। दर्द में डूबी ये याचना भरी आवाजें छकौड़ी लाल के घरेलू नौकर नंदू की थीं। नंदू बीते 3 साल से छकौड़ी लाल के यहाँ काम कर रहा था। दिन रात का नौकर था वो। छकौड़ी लाल की चड्डी बनियान धोने से लेकर बंगले का हर काम उसके जिम्मे था। लेकिन छकौड़ी लाल को काम में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न हुई हो। लापरवाही का अंजाम लाठी ही हुआ करता था, कभी कम तो कभी ज्यादा। नंदू के हाथ, पैर, कमर और छकौड़ी लाल की लाठी का बीभत्स समागम लगभग रोज का काम था। नंदू के माँ बाप गरीब थे, एक नंदू ही सहारा था उनका, लिहाजा लाठियों से समझौता सा कर लिया था उसने। दुख की बात तो ये थी कि नंदू की पीड़ा सुनने वाला भी कोई नहीं था। मोहल्ले के कई लोगों को उसने अपना दर्द बताया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हाँ, छकौड़ी लाल के घर के सामने रहने वाले रंगलाल नंदू को जरूर ढाढ़स बंधाते कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। छकौड़ी लाल के अत्याचार की सजा उसे जरूर मिलेगी। रंगलाल का ये ढाढ़स नंदू के लिए मरहम जैसा काम करता और वो फिर बंगले की ओर लौट जाता। छकौड़ी लाल का नाम इलाके के दबंग नेताओं में शुमार था। छोटी मोटी चोरी और लूट से शुरू किया गया उनका कारोबार दिनों दिन फलता फूलता रहा और आज उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। हजारों लाखों नहीं, करोड़ों का साम्राज्य। नेतागिरी के साथ ही सभी बड़े सरकारी ठेकों में भी छकौड़ी लाल के नाम की मुहर लगी हुई थी। हर विभाग के आला अफसरों का मानना था कि इलाके के सभी बड़े पुल, सड़क, नहर बनाना केवल छकौड़ी लाल के ही बस की बात है। सो दूसरे ठेकेदारों के टेंडर पहले से ही रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते थे। जब से पीडब्ल्यूडी के कथित ईमानदार अफसर का हाथ पांव टूटा, तब से तो सभी दफ्तरों में छकौड़ी लाल का डंका सा बजने लगा। अफसरों ने तो सोच रखा था कि हाथ पांव तोड़वाने से तो अच्छा है छकौड़ी लाल की जी हुजूरी करके किसी तरह से नौकरी पूरी कर ली जाए। यूं तो छकौड़ी लाल ने अपने कारोबार की शुरुआत चोरी, जेब कतरी और लूटपाट से की थी। लेकिन जब वो कॉलेज पहुंचे तो उन्हें किसी ने सलाह दी कि यदि इस कारोबार को और फैलाना है तो नेतागिरी का सहारा
इसके लिए बहुत जरूरी है और नेतागिरी भी बाहुबल वाली होनी चाहिए। छकौड़ी लाल को बात जंची और उन्होंने कॉलेज से ही इसकी शुरुआत कर दी। कॉलेज परिसर में एक शिक्षक को पटक पटक कर मारा। शिक्षक की गलती ये थी कि छकौड़ी लाल ने एक दिन उनसे गांजा पीने के लिए कुछ पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। साथ ही छकौड़ी लाल को उपदेश का एक बड़ा डोज भी दे डाला। छकौड़ी लाल को उपदेश का ये डोज पचा नहीं और उन्होंने शिक्षक पर लात घूंसों की बौछार कर अपने शरीर को हल्का किया। इस घटना की खबर छकौड़ी लाल ने खुद अपने शागिर्दों के माध्यम से पूरे शहर में फैलवाई और अगले दिन से ही उन्हें सलामी ठोकने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। देखते ही देखते लोगों ने छकौड़ी लाल को बाहुबली नेता बना दिया। फिर क्या था, सभी बड़ी सियासी पार्टियों से छकौड़ी लाल के पास ऑफर आने लगे। अगले साल छकौड़ी लाल ने एक पार्टी पर एहसान करते हुए विधायकी का टिकट स्वीकार कर लिया और अच्छे वोटों से चुनाव जीते। छकौड़ी लाल की बाहुबली वाली इमेज फायदेमंद साबित हुई। बिना प्रचार प्रसार के लोगों का हुजूम उनके साथ खड़ा हो गया। हालत ये हो गई कि इलाके में छकौड़ी लाल का कोई प्रतिद्वंदी सामने न आ सका। यूं तो उनके बंगले के सामने रहने वाले रंगलाल छकौड़ी लाल से पहले राजनीति में आए थे। एक बार वो चुनाव भी जीते, लेकिन छकौड़ी लाल के राजनीति में आते ही वो बुझ से गए। छकौड़ी लाल के बाहुबल के आगे रंगलाल की राजनीति पस्त हो चुकी थी। हालांकि रंगलाल ने अब भी सपने सजा रखे थे। मन ही मन वो छकौड़ी लाल को धूल चटाने की तिकड़म रचते रहते थे, परंतु सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर छकौड़ी लाल के बंगले में जब से नंदू ने काम करना शुरू किया, तब से रंगलाल के सुस्त पड़े परों में फिर हरकत शुरू हो गई। छकौड़ी लाल नंदू को किसी न किसी बात पर प्रायः रोज पीटते थे। नंदू जवान था और मजबूर भी, इसलिए वो बर्दाश्त करता रहता। वो छकौड़ी लाल की पैशाचिक प्रवृत्ति का आदी सा हो गया था। जब कभी नंदू के शरीर पर लाठियों के निशान ज्यादा उभर आते तो वो रंगलाल के पास जाता और उन्हें आप बीती सुनाता, लेकिन रंगलाल उसे ये कहकर ढाढ़स बंधाते कि सहते रहो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। दरअसल रंगलाल को नंदू पर हो रहे अत्याचार से बड़ी उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था कि छकौड़ी लाल को सबक सिखाने के लिए नंदू के घावों का उपयोग कारगर साबित होगा। इधर छकौड़ी लाल नंदू को पीटने के बाद ये भी कहते थे कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ इलाके में जिसे जिसे बताना हो बता आओ, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालांकि इसके पीछे छकौड़ी लाल की चाल थी कि नंदू के बहाने उनकी बाहुबली वाली इमेज जीवित बनी रहे और लोगों के बीच उनका खौफ बना रहे। यही खौफ ही तो है जो चुनाव के समय वोट में तब्दील हो जाता है। रात के 11 बजने वाले थे। बंगले की कुछ लाइटें बंद हो चुकी थी। नंदू की चीखें शांत हो चुकी थीं, लेकिन रह रहकर उसकी थकी सी कराह रंगलाल के कानों तक पहुंच रही थी। बीच बीच में लाठी की पट पट की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसा दम समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पागल हाथी को बस में करते करते लाठी कमजोर पड़ गई हो। रात करीब 12 बजे सभी आवाजें थम गईं। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। नंदू का शरीर शांत हो चुका था पूरी तरह। न चीख, न कराह और न दया की भीख। नंदू खामोश हो चुका था। अपने घर में बैठे रंगलाल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा जैसे ऊपर वाले ने उनकी मुराद पूरी कर दी हो। वो बिस्तर पर लेटकर सुबह का इंतजार करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि नंदू सुबह उनके पास जरूर आएगा और रात की घटना के बारे में बताएगा। सुबह बीत गई, दोपहर पूरे तेज के साथ आ गई, लेकिन नंदू नहीं आया। रंगलाल को किसी अनहोनी की आशंका हुई। शायद इसका उन्हें इंतजार ही था।
उन्होंने लुंगी कसी और कांधे पर तौलिया डालते हुए छकौड़ी लाल के बंगले की ओर चल पड़े। छकौड़ी लाल बंगले में नहीं थे। रंगलाल ने बंगले के एक नौकर से नंदू के बारे में पूछा तो उसने गौशाला की ओर इशारा किया। नंदू गौशाला में गोबर से सना बेहोश पड़ा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। शरीर पर जगह जगह लाठियों के निशान बर्बरता को भी शर्मिंदा कर रहे थे। रंगलाल नंदू के करीब पहुंचे और उसके सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। नंदू की धड़कनें रुक रुक कर चल रही थीं। रंगलाल के चेहरे पर एक दबी हुई सी खुशी की लहर दौड़ी। वो पड़ोसियों की मदद से मृत प्राय नंदू को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और थाने में धरना दे दिया। लेकिन छकौड़ी लाल की दहशत के आगे पुलिस ने रंगलाल की एक न सुनी। रंगलाल चाहते थे कि छकौड़ी लाल के खिलाफ इतना गंभीर अपराध दर्ज हो जाए कि उस अपराध के बोझ तले दबकर उसकी राजनीति दम तोड़ दे। लेकिन पुलिस पर भी छकौड़ी लाल के टुकड़ों का बोझ था। पुलिस किसी तरह रंगलाल को समझा बुझाकर नंदू को अस्पताल ले गई। इलाज के बाद जब उसे होश आया तो उसके इर्द गिर्द दर्जनों लोग खड़े थे। इनमें से कुछ लोग छकौड़ी लाल के तो कुछ रंगलाल के थे। छकौड़ी लाल के लोग चाहते थे कि नंदू मुंह न खोले और रंगलाल के लोग चाहते थे कि नंदू सारी सच्चाई सबके सामने उगल दे। शरीर पर अनगिनत घावों की टीस से छटपटाता नंदू कुछ समझ नहीं पा रहा था। दर्द ने उसके दिमाग को निष्क्रिय कर दिया था। दो पाटों के बीच फंसे नंदू को अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी। नंदू, सोच समझकर बोलना, आगे भी तुम्हें हमारे बीच ही रहना है। अर्ध चेतना में पड़े नंदू को लगा कि शायद छकौड़ी लाल उससे कुछ कह रहे हों। वो मन ही मन बुदबुदाया, नहीं मालिक, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपसे अलग कैसे रह सकता हूं? मुझे अपनी शरण में ले लीजिए मालिक। टूट चुकी उंगलियों से अपने घावों को सहलाते हुए नंदू ने अपनी आंखें और जुबान ऐसे बंद कर ली जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। छकौड़ी लाल के बाहुबल ने एक बार फिर रंगलाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।